हेलो एवरीवन, हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसको बोलते हैं। और आप ये चैप्टर 12th क्लास में कर चुके हैं। हालांकि आपने जितना पढ़ा उससे कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड मिलेगा यहाँ पे। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसा डिफरेंस आपको मिलेगा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा। लेकिन फिर भी पहले मैं एक बेसिक बात कर लूँ कि एनपीओ होता क्या है। देखो, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक यूनिट नया ऑर्गेनाइजेशन लगा है, मतलब उसने अपना काम स्टार्ट किया है, तो आपको पता है कि मेन पर्पस क्या होगा उसका, प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं। पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉफिट नहीं कमाते होंगे। प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन बाकियों से कम कमाते हैं। अब देखो, मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, फिर भी सर्वाइव करने के लिए हमें कमाना पड़ेगा। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल दूँ, एक पर्टिकुलर कोई एक आइटम जो 30 रुपीज़ की मुझे पड़ती है, मैं एक बिजनेस हूँ, अगर मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मैं उसको 40 रुपीज़ में बेचता हूँ, ठीक है, मुझे 30 की पड़ती है, मैं 40 रुपीज़ में बेचता हूँ। अब यही एक एनपीओ है, वो क्या करता है, 30 का लेके ना 32 में बेच देता है। अब आप कहेंगे उसने तो पैसा कमाया। अब आप तो यही कहेंगे ना, उसने पैसा कमाया, लेकिन उसने बाकियों से तो कम कमाया। उसका मेन पर्पस क्या था कि ज़्यादा चार्ज ना किए जाए पब्लिक से। हो सकता है, अब ये जरूरी भी नहीं है कि वो पब्लिक वेलफेयर में एक पूरी की पूरी कोई भी पब्लिक हो उसी के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। हो सकता है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या उसके मेंबर जो उसके बने सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है एनपीओ, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ कि एनपीओ जो हैं वो प्रॉफिट नहीं कमाते, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रॉफिट कमाएंगे ही नहीं। अब अगर मान लो 30 रुपीज़ की उन्होंने कोई आइटम परचेज की है, तो 30 की ही बेचेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो चार्ज करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि 30 की लेके 30 की भी बेच दें, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि पब्लिक वेलफेयर में है तो वो भी करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। अब बात ये आती है कि फिर भी एनपीओ थोड़ा बहुत क्यों कमाता है, थोड़ा बहुत फिर भी क्यों कमाता है। 30 की लाके 30 में ही बेच देते ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि 30 की लाके 30 में ही बेच देते, बात ये है कि अगर उन्हें आगे सर्वाइव करना है, क्या एनपीओ जो चल रहा है वो 30 रुपीज़ की, अगर मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उनका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। फिर भी किस लिए प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो थोड़ा भी कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं कहूँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर मान लो कोई भी आइटम खरीदता है, उस पर थोड़ा बहुत चार्ज नहीं करेगा तो उनके खर्चे कैसे निकलेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेता हूँ, फिर उसी के हिसाब से बात करेंगे। जैसे ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, हॉस्पिटल है, ठीक है, जो एनपीओ है, स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, स्पोर्ट्स क्लब है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल कोई भी उठाता हूँ, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कहते हैं कि ना हम ना आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, फिर कहते हैं नहीं 100 रुपये तो लेंगे। 100 रुपये किस चीज़ के लेंगे भाई जहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हो, बिजली का बिल्कुल लाइब्रेरी का जो उसका ट्रस्टी है, जो भी संभाल रहा है, वो जेब से थोड़ी ना देगा। आपको बैठने की फैसिलिटी फ्री में दी है, वहाँ पे जो बिजली यूज़ होगी उसके तो पैसे उनको देने पड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो चार्ज किया जाएगा जिससे उनके खर्चे निकलें। ये थोड़ा कि खर्चे के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, दे सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट ही देगी। गवर्नमेंट कहेगी जिनको आप सर्विस दे रहे हो थोड़ा बहुत उनसे चार्ज करो। किस चीज़ का। अब मैं सीधी सी बात बोलूँ ना, मैं अगर यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं आपको कोई भी सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन सर्विस मैं खुद अपनी फ्री दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए अगर मुझे कोई और कॉस्ट देनी पड़ रही है आपको सर्विस देने के लिए, वो तो मुझे चार्ज करने का हक है ना। समझ रहे हैं बात को, कि मैं अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे आप समझे, आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मान लो मैं आपको फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे बोलना फ्री है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो मैंने सिस्टम लिया है वो भी फ्री होगा। अगर मैं एनपीओ हूँ तो उसके तो मैं चार्ज करने का हक बनता है ना मेरा। तो सेम बात एनपीओ के लिए भी है। एनपीओ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करता, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता है, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर में ही काम कर रहा है, ठीक है, उन्हीं के बेनिफिट के लिए। अब मान लो मैंने जैसे एग्जांपल लिया था लाइब्रेरी का, अगर वो बिजली का बिल ही पे नहीं करेंगे तो बिजली का मीटर ही उखाड़ देंगे। बिजली डिपार्टमेंट तो यही करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले तो फिर कहाँ से लाइब्रेरी चल पाएगी। सेम बात आप किसी के लिए भी उठा लें। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहता है कि हम आपका ट्रीटमेंट फ्री कर देंगे, लेकिन जो मेडिसिन होगी उसके तो पैसे लेंगे ना, जो उनको पढ़ रहे हैं वो तो उनसे चार्ज करेंगे ना आपसे।
सेम बात है। अब देखो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, लाइब्रेरी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, स्पोर्ट्स क्लब है। चैरिटेबल ट्रस्ट में जैसे हो सकता है आश्रम वगैरह हो सकते हैं, आश्रम हो गया, या कोई चैरिटी वाला कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस ट्रस्ट में क्या क्या आएगा, मंदिर आ सकता है, गुरुद्वारा आ सकता है, मस्जिद आ सकती है, चर्च आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। अब स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं या कोई अदरवाइज कोई भी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए जो क्लब बनता है, जो हमारी जो अब की जनरेशन है उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं कि हमारे अच्छे प्लेयर्स निकल के जाएँ पर्टिकुलर एक एरिया से, तो उसके लिए वो उनके वेलफेयर में काम करते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ ये एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं हम इसके कुछ फीचर्स पे बात करते हैं कि जो ये एनपीओ है, एनपीओ के फीचर्स क्या है। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, इनका मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्या है, फर्स्ट पर्पस या मेन पर्पस। अच्छा, ये इसकी फॉर्म क्या है, ये ट्रस्ट के तौर पे इस्टेब्लिश होता है। हालांकि कंपनीज एक्ट आप शायद पढ़ रहे होंगे लॉ के अंदर, या पढ़ा होगा या भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत बेसिक बातें, सेक्शन 8 है उसमें, वो इन्हीं के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लिए, एनपीओज के लिए, ठीक है। कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं या किसी अदर ट्रस्ट में भी। ट्रस्ट के जो एक्ट्स हैं हमारे, जो सोसाइटी एक्ट्स होते हैं उसके लिए, या ट्रस्ट एक्ट जो भी है हमारे, उसमें रजिस्टर्ड होती है, मतलब ये सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। और जो इसमें ज्वाइन करता है, जो भी इसमें मेंबर बनते हैं, उनको मेंबर्स बोल दिया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हम वर्ड बोलते हैं, हालांकि कंपनी में भी मेंबर्स ही बोला जाता है, कंपनी में मेंबर्स बोले जाते हैं, वैसे एनपीओ के अंदर भी क्या होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो उसको ज्वाइन करते हैं। अब बात ये आती है कि ना जब एनपीओ बना था ना, तो एनपीओ को जिसने बनाया वो फाउंडर होते हैं। जैसे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं ना कंपनी के अंदर, वैसे वहाँ पे फाउंडर्स भी होते हैं। फाउंडर होते हैं, लेकिन फाउंडर हमेशा थोड़ा जिंदा रहेगा। ये फाउंडर हो सकता है वो एनपीओ के साथ नहीं कनेक्ट रहना चाहता हो, तो पहले नंबर पे होते हैं फाउंडर, जिन्होंने एनपीओ को बनाया। फिर उसके बाद होते हैं ट्रस्टी, जो उसको चलाते हैं, जो उसको आगे एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके अंदर, या कोई मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो सारे उनकी कमेटी बनती है जो उसको चलाती है, इलेक्ट करते हैं मेंबर्स में से, उन्हीं में से इलेक्ट करते हैं। तो पहला पर्सन होता है जो फाउंडर, जो एनपीओ को बनाता है। फिर बाकी होते हैं ट्रस्टी, और तीसरे होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है, आम पब्लिक, जिनके वेलफेयर के लिए हमने उसको बनाया था। तो 3 नाम आपको पता होने चाहिए, फाउंडर होते हैं, एक ट्रस्टी होते हैं और एक बेनिफिशियरीज होते हैं। बात आती है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपना, इसका जो अस्तित्व है किसके मालिकों से, हालांकि मालिक तो बोल ही नहीं सकते, इसके ट्रस्टी से अलग है। देखो एनपीओ के अंदर आप ये नहीं बोल सकते बिजनेस के मालिक हैं, मालिक तो है ही नहीं यहाँ पे। प्रॉफिट किसके लिए, हम अगर मान लो नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये सारा किसके लिए काम हो रहा है, ट्रस्टी के लिए थोड़ी ना हो रहा है, ये तो आम पब्लिक के लिए काम हो रहा है। पब्लिक के लिए मतलब अगर एनपीओ ने कुछ कमाया भी सही तो पब्लिक में ही लग जाएगा, ये जेब में पैसा नहीं डाल सकते। जो इसके मेंबर्स होंगे वो जेब में पैसा नहीं डाल सकते, ठीक है, ना ही वो डिविडेंड घर लेके जाएंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपको पता है कि कंपनी के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट कमाते हैं पार्टनर्स बांट लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर में सारा हिस्सा पार्टनर जो मालिक है उसी को ही मिल जाता है प्रॉफिट का, और जो कंपनी होती है उसमें डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को एट द ईयर एंड। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो भी कमाया जाता है वो पब्लिक वेलफेयर में ही काम आता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसका अपना अस्तित्व है। इसके मालिकों के मेंबर्स के आने जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक मैंने गलत वर्ड बोल दिया, वो कंपनीज के लिए ठीक लगता है, जो प्रॉफिट कमाने वाले यूनिट्स हैं। उसके बाद मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब जो मेंबर्स होते हैं ना, जो इसके मेंबर्स हैं, वही उनमें से अपने में से ना कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, कमेटी बनाते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एनपीओ को, या उसके मैनेजर बन के काम करते हैं, ठीक है। अब मान लो ट्रस्ट के अंदर 100 बंदे हैं, 100 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 बंदों की कमेटी बना दी जाएगी जो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चलाएगा। अगर उन्होंने अच्छा चलाया तो हो सकता है उनको आगे भी काम मिलेगा, सेम काम, नहीं तो हो सकता है दूसरे मेंबर्स इलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या होता है, डोनेशन। अब देखो एनपीओ को मेन इनकम तो डोनेशन से ही है ना। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, 30 की आइटम 32 में बेच दो, कितना कमा लेंगे, वहाँ से थोड़ा ना उनके खर्चे चलेंगे, उनको डोनेशन मिलता है। अच्छा एक बात और भी है, 30 की आइटम जो खरीदी थी ना वो फ्री में भी दी जा सकती है, अगर डोनेशन बहुत ज़्यादा आ जाए तो। वो तो डिपेंड करता है ना, एक एनपीओ को कितनी वैल्यू मिली है। अगर एक एनपीओ को इतनी वैल्यू मिल गई तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम डोनेट करते हैं, पब्लिक से 1 रुपया भी चार्ज मत करना। पब्लिक से मतलब 30 की आइटम लेते हो 15 रुपये चार्ज कर लेना, ठीक। अब कहने वाला तो ये कहेगा 15 भी क्यों कर रहा है,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग करें। अगर उनको डोनेशन ज़्यादा मिल रहा है तो नहीं करेंगे, खर्चे निकलने चाहिए उनके, तो डोनेशन हो सकता है। और सब्सक्रिप्शन कौन देता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब हिंदी में होता है चंदा। वो कौन देते हैं? उसी के मेंबर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, ठीक है, वहीं से ही बेनिफिट होता है उनको। भाई कम से कम एक रेगुलर कुछ ना कुछ तो आएगा चंदे के तौर पे। तो सब्सक्रिप्शन हो सकती है, डोनेशन हो सकती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, एक यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं कमाता, उनके पास जो पैसा आता है उसका क्या करते हैं? एफडी करवा देते हैं। एफडी से जो इंटरेस्ट आता है वो उनकी इनकम में काउंट हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है वो, तो 3-4 इनकम हमारी मेन इनकम है जो हमारी रेगुलरिटी में चलती रहती है। उसके बाद बात आती है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। क्योंकि ना एक बात सोचो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डोनेशन पता नहीं कितने तरह के लोग देके जाते होंगे। कहते होंगे भाई साहब 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये काम कर देना। 5 लाख रुपए है, ये जो मंदिर है, जैसे मान लो मंदिर में डोनेट करके चला गया कोई, एक बढ़िया पर्सन था, रिच पर्सन था, वो डोनेट करके चला गया, 5 लाख रुपए डोनेट करके गया। जो उसका क्या कहते हैं मंदिर को चलाने वाले थे, उनको ये कंडीशन लगा के गया कि आपने यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा लगाना है। जैसे आपको एक फ्लोर ऊपर और बनाना है, उसमें ये खर्चा करना है, या उसके ऊपर बिल्डिंग इस हिसाब से बननी चाहिए जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, 5 लाख की जगह मैं आपको 10 लाख भी दूंगा और भी दूंगा, मतलब कंडीशन लगा के चला गया। एक बात सोचो ना, उसने कंडीशन लगाई, हो सकता है कंडीशन ना भी लगाता। अब नॉर्मली जैसे मंदिर वगैरह की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि दान पात्र में भी लोग पैसा डाल के चले जाते हैं। अब उन्होंने कोई कंडीशन थोड़ी ना लगाई थी, लेकिन फिर भी आम पब्लिक ये जानना चाहती है कि ये पैसा जो है, ये जो पैसा आ रहा है इनके पास, ये सही जगह पे लग रहा है कि इसके ट्रस्टी खाते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, अब खुद ही गड़बड़ कर जाए। इसके लिए ना प्रॉपर रिकॉर्ड बनने जरूरी है। प्रॉपर रिकॉर्ड में ना एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनपीओज होते हैं ना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं आपके पास, आप जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसकी जगह पे नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो कमाते ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अल्टरनेट नेम क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। और इसके अलावा इनको अलग से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिक्वायरमेंट है इनकी, किस लिए है, आम पब्लिक के लिए भी है। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देखना चाहता है कि ये जो इनके पास पैसा आ रहा है कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स के भी रूल्स है ना इसके लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, कि अगर आपके पास जितना पैसा आता है ना, उसका आज मुझे परसेंटेज ध्यान नहीं है, इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग शायद 85% है। जितना पैसा आपके पास ड्यूरिंग द ईयर आता है ना, जो इनकम से, उसका 85% आपको ना वापस पब्लिक वेलफेयर में लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर टैक्स देना पड़ता है इनको, समझ रहे बात को। हाँ, और अगर 85% नहीं लगा सके ना, तो बताना पड़ेगा इनकम टैक्स वालों को उस पैसे को जो नहीं लगाया उसको कहाँ रख रखा है आपने, भाई आप किस रीजन से उस पैसे को नहीं लगा पाए। समझ गए ना। मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि एनपीओ जैसे है, अब एनपीओ के ऊपर कंडीशन लगाई कि आपको 85% पैसा जितना आपके पास है उसका 85% पब्लिक वेलफेयर में लगाना है। पब्लिक वेलफेयर में ये हो सकता है कि बिल्डिंग बनानी थी। अब बिल्डिंग ये थोड़ी ना कि रातों रात खड़ी हो जाएगी बिल्डिंग। मान लो किसी ने डोनेट किया, पहले हमें जमीन लेनी थी, फिर बिल्डिंग बनानी थी। अब जरूरी थोड़ा कि जमीन आज ही मिल जाएगी, सोचने की बात है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ा। ये हम इनकम टैक्स वालों को कन्विंस कर सकते हैं ना कि भाई अभी हमने वो जगह ही नहीं ली जहाँ पे बिल्डिंग बनानी है। तो इसीलिए तब तक जब तक आप पैसे को नहीं लगा सके कहीं पे, तब तक आपको बताना पड़ेगा वो वहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, वो सोर्स भी बताना पड़ेगा कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, नहीं तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। कहने का मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीओ के केस में, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पीएनएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और बैलेंस शीट दोनों में बनती है। आगे बात आती है फॉर्म ऑफ अकाउंट। अकाउंट जब बनते हैं बस वही फॉर्म अकाउंट में क्या क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब मैं एक बात और कहता हूँ, आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी 11th क्लास में या 12th क्लास में, तो वहाँ पे आप कैसे बनाते थे, आपके पास ना ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे, साथ में एडजस्टमेंट्स भी होती थी। अब आपको किसके बेसिस पे बनाना है, अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा,
आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने हैं, ठीक है। हालांकि ये वाली बात जो मैंने आपको बोली ना, ये 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो। आप 12th क्लास में एनपीओ के क्वेश्चन जब करते थे, क्या आप ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे करते थे? नहीं, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होता था प्लस एडजस्टमेंट गिवन होती थी, उन दोनों के बेसिस पे आप क्या करते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते थे। यहीं पे +2 का काम हो जाता है खत्म। अब आगे जब हम सीए फाउंडेशन की बात करें तो वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट प्लस बैलेंस शीट बनानी पड़े, ये एक क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट ही बनानी पड़े, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। और आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है प्लस एडजस्टमेंट गिवन है, उसके बेसिस पे भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो मतलब आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे कम, लेकिन मिलेंगे हर टाइप के स्टडी मटेरियल में। जबकि आप 12th क्लास में क्या करते थे? आपने 30, 35, 40 क्वेश्चन कर दिए, एक ही टाइप के थे। क्या था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दो, बात खत्म। ये चीज थी, समझे बात को? तो आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे। दूसरा, मैंने आपको कुछ उसके फीचर्स बताए, मैंने कुछ आपको उसके एग्जांपल्स दिए। अब इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने कुछ जो मेन इसके मेजर वो है ना पॉइंट्स, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक बार कर लेता हूँ उसके ऊपर, ताकि हमारा नेक्स्ट क्लास से हमारा पहले से बेस तैयार रहे कि मुझे करना क्या है। तो आप ये फीचर बेशक नोट कर सकते हैं। देखो, एनपीओ के अंदर हमने 2 चीजें पढ़नी है। पहले तो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओज। स्मॉल कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास क्या क्या है? एक कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन का। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सपेंस अकाउंट का। जैसे सब्सक्रिप्शन को हम इनकम अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंस अकाउंट का। थर्ड है हमारा कंज्यूमेबल्स का। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपके जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है ना, उसमें ये तीनों तो हैं, हालांकि इतनी डिटेल में नहीं है जितने आपने 12th में पढ़े थे। और जो 4th पॉइंट मैंने आप लिख रहा हूं ना, वो डोनेशन का है। प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड, स्विमिंग पूल फंड, ये सारे फंड्स थे। बस बहुत सारे फंड है, फंड ही फंड है। ये फंड के ऊपर इन्होंने बात ही नहीं कर रखी, पता है इनका क्या फंड है, बात ही नहीं कर रखी। अब इनको बात करनी चाहिए थी इसके ऊपर, लेकिन मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, मैं लिख देता हूं ऐसे डोनेशंस वगैरह, ठीक है। तो डोनेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस का ट्रीटमेंट, एंडोमेंट फंड का ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। जिसमें डोनेशन वाला पॉइंट करेंगे ना, उसी के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। ये 4 पॉइंट करने के बाद फिर हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। अब बड़े क्वेश्चंस में मैं आपको बोलूं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो मैं बोलूंगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी आपको 2 बनानी है, 2 बैलेंस शीट्स बनानी है। हालांकि प्रैक्टिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 चीजें होती हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, स्टडी पर्पस से पढ़ रहे हैं, तब आपको ना 1 बैलेंस शीट नहीं 2 बनानी पड़ेगी। 2 बनानी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है वहीं पे डिस्कस करेंगे। रीजन वैसे मैं बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे को ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा। तभी जिस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होता है ना, वहाँ पे 2 बैलेंस शीट बनाने का कोई रीजन ही नहीं है। अब किस लिए मुझे बनानी पड़ती है 2 बैलेंस शीट, उसके आप वैसे तो 12th में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो भी टाइम टू टाइम, जैसे जब हम इस पॉइंट पे आएंगे। फिलहाल मेरा जो नेक्स्ट क्लास के लिए बेस तैयार है, मैंने आपको बता दिया मुझे क्या करवाना है। सब्सक्रिप्शन की छोटी छोटी 2-3 क्लासेस लूंगा,
एक्सपेंस अकाउंट की एक क्लास है, कंज्यूमेबल की 2 ले सकता हूँ या एक भी में भी काम चला दूंगा, डोनेशन की 2 या 3 क्लासेस दूंगा मैं, अगर डिटेल में डिस्कस होगी तो वो देख लेंगे अकॉर्डिंगली कि उस टाइम पे कोई एग्जांपल अच्छा सा बन जाएगा तो एक में भी कम हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे और इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी वेरिएशंस है, आप कुछ फिक्स नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है रिसिप्टेंट पेमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है, ये दोनों बना देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।